गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीएस एकेडमी में। दोस्तों, काफ़ी अंतराल हो गया। अभ्युदय का जो प्रश्न श्रृंखला रही भूगोल की, वो आधी ही हो पाई थी। आज शेष प्रश्नों के साथ हम लोग आए हैं और इसको भी कंप्लीट करेंगे। आज पूरा सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसका काफ़ी आनंद उठा रहे होंगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हो रहे हैं चैनल पे हमारे, वो आप सब देखते रहें अच्छे से, जिससे कि आपका एक रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो पावे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज जो शेष प्रश्नों की श्रृंखला है उसे भी। तो ज्योग्राफी का प्रश्न चल रहा है। जैसा कि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो जान लें कि ये टेस्ट पेपर जो हुआ है अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो प्रश्न पत्र हुआ है भारतीय भूगोल का, उसके शेष जो है हम लोगों ने पिछले जो है सीरीज़ में 1 से 35 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे और 75 प्रश्नों को टोटल कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि बिजली सूची 1 बिजली घर है को सूची सेकेंड राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि जो बिजली घर है और किस राज्य में स्थित है, कुल मिला के बात ये है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो फटाफट आइए देखते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन सी बिजली घर किस जगह स्थित है। तो देखिए, कह रहा है पहला कोठा गुदम। जो कोठा गुदम बिजली घर है ये पड़ता है वर्तमान समय में तेलंगाना में पड़ता है दोस्तों। तेलंगाना में पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए तेलंगाना कहीं दिया नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश दिया है, तो ये भी ऑप्शन माना जाएगा आपका सही। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तेलंगाना, मतलब तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। सेकंड नंबर पे है रायचूर। रायचूर जो आपका पड़ता है ये कर्नाटक में पड़ता है। ये बिजली घर रायचूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा मेट्ठूर है ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, मेट्ठूर जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। मेट्ठूर जो आपका तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेलम जिले में पड़ता है। सेलम जिले में पड़ता है कौन? मेट्ठूर जो है बिजली जो बाद है आपका बिजली घर है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और बनक बोरी जो बिजली घर है आपका, ये आपका पड़ता है गुजरात में दोस्तों। वनक बोरी जो बिजली घर है ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो इस आधार पे आपको ऑप्शंस के जवाब देने होंगे। तो देखिए, पहले का 1 जिसमें होगा वो आपका करेक्ट की स्थिति में जाएगा, तो 2 में आपके ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रायचूर के बारे में बताया गया। कर्नाटक जो कि तीसरे नंबर पर आपका है, तो कर्नाटक आपका तीसरे नंबर पर, यानी ऑप्शन ये बी की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है। फिर इसके बाद तीसरे का तमिलनाडु चौथा होगा आपका। ठीक है, मेट्टूर का तमिलनाडु हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है आपको इसके बारे में। जो ऑप्शंस दे रहा है उसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको बताने हैं। उनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है, कौन से सही हैं। तो कह रहा है मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली जिसे आप जानते हैं, राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। तो ये कह रहा है, जो कि दोस्तों गलत दे रहा है। नल्ला मलाई श्रेणी में नहीं है, बल्कि ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में है। नीलगिरी श्रेणी में ये स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है साइलेंट वैली यानी कि मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर जो पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने की पूरी प्लानिंग है इसके पास में, बिल्कुल सही है। और यहीं से ही एक नदी आपकी निकलती है जिसे नाम है कुंती नदी। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली से जो प्रचुर वर्षा होती है, प्रचुर वर्षा वनों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, वर्षा प्रचुर वनों से उद्गम होती है। कौन सी नदी? कुंती नदी। तो ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट आपका है, यानी दूसरा और तीसरा का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पे है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पहला ही केवल गलत हो जाएगा, क्योंकि नल्ला मलाई कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए नीलगिरी पर्वत श्रेणी होना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का है। कह रहे हैं निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको स्थलों स्मारकों से विचार करना है और बताना है इसमें से क्या बताना है आपको। उपरोक्त में से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में, मैं छोटा छोटा कर दे रहा हूँ, प्रश्न को देख लीजिए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये होगा आपका। कह रहे हैं यहाँ पर
कि निम्नलिखित स्थलों अभी के स्मारकों को जो दिए गए हैं, यहाँ पे 4 स्मारक दिए गए हैं, स्थल दिए गए हैं, उपरोक्त में से कौन से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक बात कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो आपका है, ये क्या यूनेस्को की सूची में शामिल है? जी हाँ, ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है 2004 में। ठीक है, ये 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई के बारे में कह रहा है, तो ये क्या है? बिल्कुल जी हाँ, यह भी आपको 2004 में ही शामिल किया गया। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आपका महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। इसके अलावा जान लीजिए कि भारत की 4 रेलवे हैं ना जो विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, तो इसमें से 1 नंबर इसका छत्रपति साहूजी महाराज का है, यानी शिवाजी महाराज, सॉरी छत्रपति शिवाजी महाराज, नॉट साहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो रेलवे स्टेशन है, ये 2004 में जो है जो है यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है दोस्तों। इसके अलावा मैंने कहा 4 मतलब 3 और शेष हैं। इसके अलावा 4 मैंने बताया भारतीय रेलवे में शामिल हैं। पहला इसमें है दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, हिमालयन या हिमालय रेलवे पहला है। ठीक है दोस्तों, जो कि 1990 में शामिल किया गया था दोस्तों। थोड़ा तिथि वाइज भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे। क्या है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसको 2005 में शामिल किया गया था दोस्तों। और तीसरा आपका है कलक्का शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे। ये जो आपका 2008 में शामिल किया गया था दोस्तों, 2008 में इसको शामिल किया गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का मैंने बताया है आपको 2004 में शामिल किया गया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आपका हो जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं ममल्लापुरम जो है, ममल्लापुरम जो आपका है, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1984 में शामिल किया गया है दोस्तों, विश्व विरासत स्थल में 1984 में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में पड़ता है। और यही जो ममल्लापुरम है, इसी को ही महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम, आपने सुना होगा नाम महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम का प्राचीन नाम कह सकते हैं आप, ममल्लापुरम भी कहा जाता है। 1984 में इसको जो है शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल के रूप में। ठीक, इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर तो आप जानते ही हैं, जो कि ओडिशा में पड़ता है, आपको ओडिशा में पड़ता है। और इसको 1948 में 1948 में जो है शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया था। और जो पहला आप लोगों ने देखा है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो पड़ता है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है, जो कि 2004 में मैंने बताया गुजरात में पड़ता है। तो ये था आपका डिटेल, और इस आधार पे चारों हो गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो भी राइट होगा, जिसमें चारों के ऑप्शन दिए गए होंगे, सभी सही हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं सूची 1 में हस्तशिल्प केंद्र को सूची 2 जो कि राज्य के साथ सुमेलित कीजिए, और सूची में दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखिए हस्तशिल्प केंद्र की बात कह रहे हैं, और सूची 2 में कह रहे हैं राज्य के बारे में। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बता देना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है पहला मोन जो हस्तशिल्प केंद्र जो आपके हैं, ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके नागालैंड में। ठीक है, मोन जो है हस्तशिल्प केंद्र के जो है वो स्टेब्लिश है कहाँ पे? नागालैंड में। इसके अलावा नलबाड़ी जो आपका केंद्र है, नलबाड़ी जो है वो असम में आपका पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। नलबाड़ी हस्तशिल्प केंद्र जो है असम में है। इसके बाद में आपका पीसा घाटी जो है, पीसा घाटी आपकी स्थित कहाँ पर है? ये आपकी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। पीसा घाटी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। और लास्ट बचता है आपका कौन सा? तुरा हस्तशिल्प केंद्र कहाँ है? तो इसका मतलब मेघालय हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका इस तरह से बन जाएगा। तो क्या क्या आपका ऑप्शन बना? 4 का बना दोस्तों, 4 बना है आपका ऑप्शन, 2 बना है, ठीक है, 1 और 3 का बना है। तो 4 2 1 3 कौन सा है? 4 2 1 3 ऑप्शन फर्स्ट में है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें आपको विचार करके बताना है कि पेट्रोनेट LNG
LNG, ठीक है, लिमिटेड मंगलौर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है, ये आपका बताया गया है यहाँ पर ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर नहीं बनाया गया है, ये गलत आपका दिया ऑप्शन है। दूसरा कह रहे हैं ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो है विशाखापत्तनम में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो आपका स्थित है वो विशाखापत्तनम में आपका स्थित है, करेक्ट है आपका। तीसरा है नरवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि दूसरा तीसरा राइट होगा और चौथा आपका मतलब पहला आपका करेक्ट नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपके कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भारत में प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने राज्य में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किया है, ये पहला कह रहे हैं। तो ये बताना आपको है कि क्या सभी राज्यों ने अपने यहाँ ट्रिब्यूनल का गठन किया है, किसको लेकर के विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का गठन किया है? जी नहीं, ये गलत बात है, सभी ने नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पर बात कर भारत के प्रत्येक राज्य कह रहे हैं यानी सभी की बात कह रहे हैं, तो जो कि गलत है। दूसरा है भारत में बिजली के उपप्रेषण तथा वितरण प्रणाली का कोटि उन्नयन त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम का एक घटक है, ये आपको बताना है कि ये क्या ये भी सही है या नहीं आपका सही है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये घटक है आपका, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही बताना था आपको, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो आपका है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि सूची 1 सूची 2 की बात कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं सूची 1 में जो घाटी दिए हुए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं, तो कौन सी घाटी किस राज्य में है ये आपको बता देना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होने वाला है आंसर सही आपका। तो कह रहे हैं मूर्खा घाटी जो कह रहे हैं, सॉरी मरखा घाटी आपकी जो है वो कहाँ पर पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है आपकी। मरखा घाटी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल हो गया। फिर जुकू घाटी के बारे में कह रहे हैं, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सिक्किम में पड़ती है जुकू घाटी, ठीक है दोस्तों। जुकू घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में पड़ती है आपकी, नहीं सॉरी दोस्तों, जुकू घाटी आपकी जो है वो पड़ेगी कहाँ पर? नागालैंड में पड़ती है आपकी जुकू घाटी, आपकी नागालैंड में है, ये गलत हो गया, जुकू घाटी नागालैंड में है, सॉरी मैं थोड़ा बैक चला रहा हूँ। जुकू घाटी, हाँ जुकू घाटी आपकी कहाँ पर है? नागालैंड में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सही गई है, ये जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। और इसके बाद में सांगला घाटी जो आपकी पड़ती है वो पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। और देन इसके बाद में थुयांग घाटी, तो अब नाम से भी पता हो गया, ऑप्शन भी कुछ नहीं बचा है, तो सिक्किम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मरखा घाटी जो है जम्मू एंड कश्मीर में, जुकू घाटी नागालैंड में पड़ती है, सांगला घाटी आपकी जो पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है? हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, और थुयांग घाटी जो है सिक्किम में पड़ती है आपका। तो इस आधार पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको देखना होगा, पहले का तीसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ होगा वही हो सकता है, पहले का तीसरा ऑप्शन इसमें दे रहा है और इसमें दे रहा है। देन दूसरे का देखिए चौथा ऑप्शन कहाँ है, तो दूसरे का भी चौथा इसमें ये दे रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए चौथा नहीं दे रहा है यहाँ पे बी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है, करेक्ट कौन सा नहीं है। तो पहला कह रहा है महानदी उद्भव छत्तीसगढ़ में है, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ में है, ये बता रहे हैं। तो ये जो आपका बताना है कौन सा सही नहीं है बताना है, तो ये तो बिल्कुल सही दे रहा है दोस्तों, क्योंकि सिहावा पर्वत श्रेणी से जो है ये निकलता है रायपुर के समीप जो है धमतरी जिले से, रायपुर के समीप, रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, राजधानी है आपको मालूम है, रायपुर के पर धमतरी जिले, धमतरी एक ज़िला है आपका, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, उसी के समीप से निकलती है, एक पहाड़ी वहाँ पड़ती है, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पर्वत श्रेणी पड़ती है, पर्वत श्रेणी वहाँ से निकलती है, ठीक है। और इसी पर ही जानते हैं आपको हीराकुंड बांध स्थित पर महानदी पर ही स्थित है, ठीक है। तो पूछा है सही नहीं है, तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहे गोदावरी नदी का उद्गम
महाराष्ट्र में है। जो जी हाँ बिल्कुल, गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। बिल्कुल सही है आपका, है बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा कहना है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। जी नहीं, गलत हो गया ये। कावेरी नदी जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की ब्रह्मगिरी से निकलती है। जानते हैं पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री जिसे कहते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री से एक पहाड़ी पड़ती है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से निकलती है ये। अब क्या है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से निकलती है पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है, पश्चिमी घाट ऐसे लिख लीजिए, पश्चिमी घाट। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हो गई आपकी, तो ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। फिर ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश है। जी हाँ बिल्कुल है, सही है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, ठीक है, बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई से, बैतूल जिले के मुल्ताई से एक स्थान पड़ता है मुल्ताई। कहाँ का, बैतूल जिला, बैतूल, बैतूल जिला कहाँ का, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, एमपी। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। इसमें केवल तीसरा ऑप्शन राइट नहीं है दोस्तों, यही देखना था आपको, जो आपने देख लिया। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त कम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं, कम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं। तो ये आपको ऑप्शन देना है। होशंगाबाद बता रहा है, रायपुर बता रहा है, संबलपुर बता रहा है, वारंगल बता रहा है। तो दोस्तों रायपुर होगा, छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ से ही जो है हीरा युक्त कम्बरलाइट का जो है, किम्बरलाइट जिसे कहते हैं, सॉरी, किम्बरलाइट से बृहद भंडार प्राप्त किए गए हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ पर आपको ये बताना है दोस्तों। पहला कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, जो कि पड़ता है कहाँ पर, उड़ीसा, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ता है, मयूरभंज जिले में ये इस्टेब्लिश है। कौन सा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगला है पेरियार, ये तो नाम से ही पता है आपको, केरल में पड़ता है ये, 1950 में इस्टेब्लिश किया गया इसको। ठीक है, अगला कह रहे हैं आपको मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य जो पड़ता है वो तेलंगाना में पड़ता है, और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तेलंगाना का, संगारेड्डी जिला पड़ता है, वहाँ पर पड़ता है ये। और इसके बाद इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय अभयारण्य जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपका पड़ता है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में पड़ता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जनपद में पड़ता है ये। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है अन्नामलाई के नाम से जो की गई थी 1916 में की गई थी, 1976 में, सॉरी, किसमें, अन्नामलाई के नाम से, अन्नामलाई के नाम से की गई थी। ठीक है दोस्तों, अन्नामलाई के नाम से इसका इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1976 में किया गया था। ठीक है, और बाद में इसका 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। कब किया गया था, 1987 में नाम बदल करके इसको इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य नाम इसका कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कह रहा था क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक टॉप स्किल के नाम से जाना जाता है। तो टॉप स्किल के नाम से यही आपका जाना जाता है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, बिल्कुल ऑनलाइन का क्वेश्चन है, जवाब फटाफट से दीजिए आपको दोस्तों। तमिलनाडु में स्थित है ये, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, बताइए। दामोदर नदी पहला दे रहा है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार में दो है दोस्तों, झारखंड में पड़ता है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, अमरकंटक बिल्कुल नहीं है। महानदी के बारे में कह रहा है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप स्थित सिहावा पर्वत से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, सिहावा पर्वत से डी से निकलती है, पर्वत से निकलती है,
छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में से निकलती है, तो ये तो है नहीं। फिर नर्मदा के बारे में कहता है अमरकंटक से, जी हाँ, नर्मदा और सोन दो नदियां हैं जो कि अमरकंटक से निकलती हैं दोस्तों, एक पूरब की तरफ चली जाती है और एक पश्चिम की तरफ चली जाती है, ठीक है दोस्तों। और ताप्ती के बारे में कह रहा है जी नहीं, ये तो बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई से, जिसे मुल्ताई एक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, या कह सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के से निकलती है बैतूल जिले से। और मुल्ताई एक प्लेस है जो कि प्राचीन नाम बैतूल का मुल्ताई ही था, मुल्ताई प्लेस भी कह सकते हैं, पहाड़ी भी एक है दोस्तों, तो उसी के नाम से जाना जाता है बैतूल पहाड़ी, ठीक है दोस्तों, मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला, ओके, मध्य प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश बैतूल जिला। चलिए, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, बस्तर क्षेत्र में स्थित कौन सा है प्लेस है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए पहले को देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तो पड़ता है दोस्तों, उमरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश का, एमपी का उमरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर पड़ता है। दूसरा कह रहे हैं दांडेली अभ्यारण्य के बारे में कह रहे हैं, दांडेली अभ्यारण्य जो है गोवा के पास से पाया जाता है दोस्तों, मतलब है गोवा के पास में है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है ना दोस्तों उसी का एक हिस्सा है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है दांडेली अभ्यारण्य, ओके। इसके बाद में आप राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख रहे हैं, जिसको हैली के नाम से भी जाना जाता है, आप मालूम है, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। ये कहाँ पड़ता है, यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक, देहरादून में, देहरादून। इसके बाद क्या कह रहे हैं इंद्रावती जो है आपके कह रहे हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो इंद्रावती बिल्कुल बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं ये निम्न में से किस राज्य में से, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व बताना है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपको। देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नाम दे रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जान लीजिए 123 वर्ग किलोमीटर है, 123 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मतलब जो है जनसंख्या है यहाँ पर, एक वर्ग किलोमीटर में 123 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो है वो 17 है प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। और मेघालय की जो है 132 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। और इसी तरह सिक्किम की बात करेंगे तो 76 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। तो पूछा है जनसंख्या सबसे कम, तो सबसे कम इसमें से ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश का होगा, और इनमें से अगर ऑप्शन पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन है तो मेघालय हो जाएगा। बहरहाल पूछा है सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, तो ये आपको बताना है हिमालय की जाति कौन है। जुपिटर आपका कह रहा है, सिल्वर फर कह रहा है, महोगनी कह रहा है, स्प्रूस कह रहा है। तो निश्चित तौर से देखिए हिमालय की जो वनस्पतियां हैं जो जूनिपर है, ठीक है, जूनिपर और सिल्फर और स्प्रूस ये तो है। महोगनी जो आपकी है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है, कैसा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन प्रजाति नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपके, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से संबंधित है, ये आपको बताना है। चंबल, तापी, नर्मदा और भीमा, तो ये जो संबंधित है दोस्तों ये मध्य प्रदेश से मतलब में स्थित जो नर्मदा नदी है उससे संबंधित है, खंडवा जिले से निकलती है जो, तो ये ओमकारेश्वर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं दोस्तों कि भारत में कितने राज्य तटवर्ती तटरेखा से लगे हैं, तो ये राज्यों की संख्या पूछ रहे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं जो तटों से लगे हुए हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं इसमें कुल टोटल कितने राज्य हैं आपके, जस्ट मिनट। ओके चलिए देखते हैं दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं। तो निश्चित तौर से आपको जवाब पता होगा, 9 राज्य हैं दोस्तों, 7, 8, 10 और 9 का ऑप्शन दे रहा है। तो कुल टोटल कितने राज्यों की संख्या है, 9 राज्य हैं। तो बताना है कि तटरेखा तो सभी को पता है, नंबर 1 स्थान पर गुजरात पड़ता है। गुजरात, तो मैं यहाँ पे तटों का क्षेत्रफल भी आपको बता देना चाहूँगा, नोट कर लीजिएगा, 12,
12.7 यानी कि 1214 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो किसका है? तटरेखा का सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है दोस्तों, ठीक है, जो कि टोटल तट की लंबाई का लगभग 23% कवर करता है अपना गुजरात। चलिए अब दूसरे नंबर पे बात आ जाती है आंध्रा की। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा लंबा तट है, 974 किलोमीटर का लंबा तट है आपका। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु जो कि 906 किलोमीटर लंबा है। यहाँ का समुद्री तट की लंबाई जो है 906 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। चौथे नंबर पर आपका स्थान आ जाता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का स्थान आ जाता है। तो महाराष्ट्र की जो लंबाई है 720 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा है। पाँचवा नंबर अगर आप बात करेंगे तो पाँचवें नंबर पर उड़ीसा आता है। उड़ीसा जो है लगभग 500 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा है। छठा नंबर आपका जो देखेंगे तो बात आपकी आ जाएगी केरल आपका आ जाएगा। केरल जो कि लगभग करीब में 400 किलोमीटर लंबा है इसका तट। उड़ीसा का 500 है, केरल का 400 है। और सातवां नंबर आपका जो लेकर रहता है वो कर्नाटक है। कर्नाटक लगभग 300 किलोमीटर लंबा इसका तट रेखा है। आठवें नंबर पर आपका स्थान जो आ जाता है वो पश्चिम बंगाल का आता है। पश्चिम बंगाल जो है 210 किलोमीटर लंबा इसकी तट रेखा है। और नौवां स्थान जो लास्ट आता है वो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। गोवा की तट रेखा जो है 132 किलोमीटर लंबी रेखा है, ठीक है। तो ये तो 9 राज्य थे दोस्तों। तो आपको क्षेत्रफल के आधार पे मैंने बता दिया कितना लंबा है, डिस्टेंस के हिसाब से बता दिया। नॉट क्षेत्रफल, लंबाई मैंने बताई। तो ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 52, ठीक है। 52 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है? तो अन्नामलाई पहाड़ी कह रहा है, कार्डमम पहाड़ी कह रहा है, नीलगिरी और सेवराय की पहाड़ियाँ। तो निश्चित तौर से आपको मालूम होगा कि कौन सी पहाड़ी है यहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में पड़ती है। तो ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं ना दोस्तों, ये पड़ती है नीलगिरी पर्वत श्रेणी के, इनका मिलन बिंदु है दोस्तों, ठीक है। और ये जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और अन्नामलाई के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जो जिला है वहाँ पर तिरुवन्नमलाई जिले में पड़ता है ये आपका। और कार्डमम तो मालूम ही होगा, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हैं ये भी आपकी है। और सेवराय पूरी तरह से तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पूरी तरह से आपका पड़ता है। और ये तमिलनाडु प्लस केरल है, ठीक है, कार्डमम। ओके चलिए ये ऑप्शन हो गया आपका सी राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों 53 का। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सहायक नदी और मुख्य नदी के बारे में आपको देखना है। तो कह रहा है कि कह रहा है ऊपर में से कौन सुमेलित है, यानी सीधा सीधा कह रहा है। तो चंबल कह रहा है नर्मदा नदी, जी नहीं, गलत दे रहा है। चंबल तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना, तो ये गलत हो गया आपका। सोन के बारे में कह रहा है यमुना, जी नहीं, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो ये भी आपका गलत हो जा रहा है। मानस जो है ब्रह्मपुत्र कह रहा है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन केवल ही सही आपका सुमेलित है, बाकी सभी नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलती हैं? तो आपको बताना है कि इन खनिजों में यानी बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, लौहअयस्क है, टिन, इनमें से क्या क्या आपको मिलता है, कहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सा खनिज मिलता है? तो आप जानते हैं खनिजों का भंडार है उधर आपका छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार का पूरा एरिया, यानी झारखंड वगैरह खनिजों के भंडार के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। तो निश्चित तौर से बॉक्साइट, लौहअयस्क, डोलोमाइट और टिन ये सभी पाए जाते हैं आपको छत्तीसगढ़ में। तो डी ऑप्शन राइट आंसर आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। टिहरी पनबिजली के बारे में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल मालूम होगा आपको कि ये किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पर है? टिहरी बांध जो बना हुआ है ये 260 मीटर ऊंचा है, 260.5 मीटर के करीब में है। 260.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये बांध, उत्तराखंड में है। तो बिल्कुल आपको मालूम है, बाकी मैंने और डिटेल बताई है आपको, और वीडियोस में आपने जो देखा होगा तो पता होगा आपको। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। मध्य प्रदेश कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो जी हाँ, उत्तराखंड राइट आंसर होगा। धौली गंगा जो नदी है, धौली गंगा नदी पर है। ये 520 मेगावाट की बिजली परियोजना है, मेगावाट।
की बिजली परियोजना है आपको? तो धौलीगंगा नदी पर स्थित उत्तराखंड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो ये बताना है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ है। तो आप जान लीजिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते ही हैं दोस्तों, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज़्यादा उद्यानों की संख्या में आपका मध्य प्रदेश सबसे आगे है। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए दे रहा है, उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है अंडमान निकोबार के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर लगभग 9 है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। असम के बारे में कह रहा है, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय की बात कर रहा है, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पूछा है कि एक में उद्यानों की संख्या अधिकतम है, तो ये अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा, इसी को ही नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आप किताब में देखेंगे तो कहीं कहीं आंकड़े बिल्कुल अलग अलग दे रहे हैं, कहीं कहीं यहाँ पर 6 बताएगा अंडमान निकोबार में। जो आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जब देखेंगे, डालेंगे, गूगल करेंगे, या आप जो है नेशनल पार्कों की संख्या देखेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस दिया है। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है अंडमान और निकोबार में पड़ता है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 98 का ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन में। तो आंसर आप समझ गए होंगे, इसमें ये ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? बिल्कुल सही सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बार बार पूछा है इसने। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि यानी कि जानते हैं झील वगैरह के बारे में पूछ रहा है। अंतर्देशीय लवणीय भूमि कौन सी है? आर्द्रभूमि, ठीक है। वेटलैंड के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो कह रहा है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा राजस्थान। सांबर झील का नाम सुना होगा दोस्तों, राजस्थान सबसे बड़ी जो है अंतर्देशीय लवणीय झील के नाम से जानी जाती है। ये एक आर्द्र स्थल भी है, वो आर्द्रभूमि है, वेटलैंड एरिया है, सांबर झील, ठीक है, सांबर झील है दोस्तों, ठीक है, सांबर झील। तो ये राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक स्थान में भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? उनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है तथा दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये बताना है आपको किस नदी के बारे में बात कर रहा है, मतलब कौन सा प्लेस है वहाँ से बात कर रहा है यहाँ पे। तो अमरकंटक कह रहा है, बद्रीनाथ कह रहा है, नासिक कह रहा है और कह रहा है महाबलेश्वर। तो देख लीजिए दोस्तों, ये अमरकंटक है ना, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो सोन निकलती है जो पूरब की तरफ चली जाती है गंगा की सहायक नदी के रूप में, और दूसरी नदी होती है नर्मदा जो कि किसी में नहीं मिलती है, सीधा अपने जा करके अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। तो ये 2 नदियाँ, अमरकंटक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा उसको डिटेल पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लूनी के संदर्भ में आपको बताना है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही आपको बताना लूनी के बारे में, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। भाई ये तो रेगिस्तान में ही सूख जाती है, खंबात तक कहाँ पहुँच पाती है? तो गलत ऑप्शन है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से ये समुद्र में विलीन नहीं हो पाती है, ठीक है। ये अंतःस्थलीय नदी है, ठीक है, जो कि रास्ते में ही सूख जाती है और अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाती, यानी सागर तक नहीं पहुँच पाती है। यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंध की सहायक नदी में विलीन हो जाती है, बिल्कुल नहीं जी। ये कह रहा है कच्छ की रण के दलदल में भूमि में लुप्त हो जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा लूनी के संदर्भ में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ कह रहा है केवल ब्यास और चिनाव, नहीं साहब, इसके अलावा भी नदियां हैं। फिर कह रहा है ब्यास और रावी, फिर तीसरे में कह रहा है चिनाव, रावी और सतलज, फिर कह रहा है ब्यास, चिनाव, रावी, सतलज और यमुना। जी हाँ, हिमाचल से बहने वाली सभी नदियां हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, चिनाव भी, रावी भी, सतलज भी और यमुना, ये सभी नदियाँ जो हैं कहाँ से होकर के? हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। राइट आंसर डी होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो बताइए जरा, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सा युग्म सही है? यानी आर्द्र भूमि में क्या होगा भैया? गेहूं तो हो ही नहीं सकता है, गेहूं वाले ऑप्शन हटा दीजिए, आर्द्र भूमियों के लिए गेहूं बिल्कुल नहीं होगा। अब होंगे धान वाले, धान, कपास कह रहा है, धान और जूट कह रहा है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? धान और जूट की खेती की जाती है, ठीक है, पटुए वाली खेती जिससे आप लोग बोरी बनती है, आपने देखा होगा।
तो ये होगा धान और जूट आपका यहाँ पर हो जाएगा। 63 का जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है दोस्तों। बताना है आपको अंडमान निकोबार, सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो यहाँ 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल आपका। तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया आपका। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्न किस्मों पर विचार कीजिए। और उसमें 4 नाम दिया, अर्जुन, जया, पद्मा और सोनालिका। इनमें से कौन गेहूं की प्रजाति है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए अर्जुन और सोनालिका, ये जो अर्जुन और सोनालिका है ना दोस्तों, ये गेहूं की प्रजातियां हैं, गेहूं की। जया, पद्मा ये किसकी हैं? धान की प्रजातियां हैं। ध्यान रहे, जया और पद्मा धान की प्रजातियां, अर्जुन और सोनालिका गेहूं की प्रजातियां हैं। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। धान की और प्रजातियां मैं बता रहा हूँ। सुगंधा, ध्यान से सुन लीजिए, सुगंधा जो आपकी है, जमुना, ठीक है, पूसा, ये सब आपकी कैसी हैं? धान की प्रजातियां हैं। गेहूं की प्रजातियों की बात करेंगे तो अमृत है, शताब्दी है, शिवालिक है, गोदावरी, ये सब आपकी गेहूं की प्रजातियां हैं। तो यहाँ पूछा था आपको गेहूं की प्रजातियों के बारे में, मैंने बताया आपको गेहूं की प्रजातियां अर्जुन और सोनालिका। तो अर्जुन और सोनालिका कहने पहला और चौथे का ऑप्शन जिसमें होगा वो राइट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कह रहे हैं भारत कपास के पौधे का आदिम निवास है। दूसरा कह रहा है विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो ये ऑप्शन आपको देखना है दोस्तों कि इसमें क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए इसमें क्या है कि देखिए आदिम स्थान की बात करें, कपास की खेती भारत और पाकिस्तान में ही होती है दोस्तों। तो सिंध के एरिया को ले ले तो आदिम निवास स्थान की बात अगर कर रहा है भारत, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि भारत में पूछा आदिम की बात कहा है तो भारत का हिस्सा तो आता है दोस्तों। वो एरिया थोड़ा सा कवर करता है, हालांकि बहुत हद तक एरिया पाकिस्तान में चला गया है सिंध वाले क्षेत्र में, लेकिन फिर भी ये कवर करेगा, तो ये सही हो जाएगा आपका। फिर दूसरा कह रहा है भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है, यानी ज़्यादा उत्पादन होता है। तो बिल्कुल सही है, भी ऑप्शन है। कौन से कथन सही है? तो दोनों सही वाले ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटी कपास, ठीक है, बीटी कपास के बारे में कह रहा है जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिक प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। किसके अधीनस्थ आती है वो दोस्तों? जो बीटी जैसे बीटी बैगन, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हुआ, जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी की समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह किसके अधीन आती है? तो दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये समिति आती है। जब भी देखिए बीटी बैगन या किसी हाई टेक्नोलॉजी की जब बात होगी दोस्तों, तो वहाँ पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का बिल्कुल बहुत बड़ा रोल आ जाएगा दोस्तों। पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से क्या पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह तो नहीं है, तो इस नाते उसको अनुमति लेनी पड़ेगी पर्यावरण वन मंत्रालय से, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों है। इनमें से आपको बताना क्या है दोस्तों कि खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? खरीफ की फसल, ध्यान रहे आपको, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कौन सी है। कपास आपकी है, ये खरीफ की फसल है। मक्का आपकी है, ये खरीफ की फसल है। मूंगफली भी खरीफ की फसल है। और यहाँ पर जो सरसों दे रहा है ये रबी की फसल है दोस्तों, रबी की फसल है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल आपका जो है खरीफ की फसल हो जाएगी आपकी, बाकी एक चौथा रबी की फसल है। तो पहला, दूसरा, तीसरे का ऑप्शन जो राइट होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कह रहे हैं इसमें नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या कह रहे हैं? कुछ जाति के कीटों और बरुथियों, ठीक है, बरुथियों के
प्रचुरोद भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है, नीम का जो तेल है वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। दूसरा कह रहा है नीम के बीज का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। बिल्कुल होता है, नीम के तेल का होता है दोस्तों, उसके बीज का प्रयोग किया जाता है, बीज का प्रयोग किया जाता है, जैव ईंधन के बनाने में भी किया जाता है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर है ये ऑप्शन। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि बनाने में होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो सभी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे नीम के तेल से संबंधित, बीज से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं मक्का का मड के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मक्के का, कह रहे हैं मक्के का मड के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहे हैं आपको दोस्तों मक्के से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल ये सही बात अगर है कि मक्के का निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, इससे बायोडीजल के बारे में बात कर रहा है, तो सही बात है ये। इसके अलावा पहले में क्या कहा था, मक्के का मड के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही आपका है। मक्के के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किए जाते हैं। जी हाँ, अल्कोहलिक पेय भी उत्पन्न किए जाते हैं। तो सभी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन में दे रहा है सभी का, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन से संबंध में सही है। कायिक प्रवर्धन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बता देना है। पहला कह रहा है कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या से उत्पन्न करता है। कह रहा है क्लोनीय जनसंख्या से उत्पन्न करता है, तो क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। जी हाँ बिल्कुल है, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। नहीं, निष्प्रभावन करने में सहायक नहीं है दोस्तों। अगला कह रहा है कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहला और तीसरा का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा करेक्ट नहीं होगा दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं भारत एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। भारत का एक विशेष राज्य, यानी कि कौन सा भारत का एक राज्य है जो नीचे दी गई इतनी विशेषताएं हैं और जो है उन सभी से समृद्ध है। पहला क्या कह रहा है, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जिसपे राजस्थान है, यानी राजस्थान का अक्षांश और उसका अक्षांश समान है। तो उत्तराखंड कह रहा है तो ये होगा नहीं। हिमाचल प्रदेश कह रहा है ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे अक्षांश की बात कर ले, असम के बारे में करें तो असम नीचे पड़ जाता है, ये इसका अक्षांश होगा ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा पहले पॉइंट के आधार पर। दूसरा कह रहा है इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर है, अंतर्गत है, मतलब उसकी आवरण के अंतर्गत है, आपको वर्णांतर्गत है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में बात फिट बैठती है। 80% एरिया कवर करता है वो। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि के रूप में है। बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो ए इज राइट आंसर होगा 72 का। चलिए आगे बात कर लेते हैं 73 नंबर की। भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वेटलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कह रहा है आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अंकित किया गया है। अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित किया गया है। तो ये आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। देखिए, गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड का क्षेत्र नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, तो ये गलत हो गया आपका इस आधार पे बिल्कुल। फिर कह रहा है भारत में तटवर्ती आर्द्रभूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो ये कह रहा है आंतरिक क्षेत्रों से अधिक यहाँ पर बता रहा है आपका, जो कि ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर है क्या कि जो तटवर्ती आर्द्रभूमि का जो कुल क्षेत्रफल है वो आंतरिक आर्द्रभूमि के क्षेत्रफल से कम है। ठीक है, यानी कि अंदर ज़्यादा है
आदरलैंड भूमियाँ भारत के अंदर और तटीय क्षेत्र से ज़्यादा है अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। इस आधार पर दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या देखेंगे आप? गहरे खड्ड का देखेंगे आप, बिल्कुल देखेंगे दोस्तों। घुमावदार जो कह रहा है, घुमावदार घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, बिल्कुल नदी मार्ग भी आप देख लेंगे भी, घुमाव वाले नदी मार्ग भी आपको दिखेंगे। फिर समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी दिखेंगी, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों ऑप्शन बिल्कुल अभी तक करेक्ट गए हैं। चौथा कह रहा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, बिल्कुल सही है दोस्तों, चारों देखेंगे आप। हिमालय के उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो सभी जो है नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य सभी कहे जा सकते हैं दोस्तों, तो डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यहाँ पर। दक्षिण से उत्तर की ओर मानसून की अवधि, बिल्कुल दोस्तों, भारत के इस परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो उत्तर में ज़्यादा बरसता है, दक्षिण में अपेक्षितया उत्तर में यहाँ मानसून की अवधि घट जाती है दोस्तों। यहाँ पर 1 ही जून को आ जाता है मानसून और यहाँ पर आपको 15 जून तक आता है, तो लेट ऐसे ही हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट इज राइट आंसर। फिर कह रहा है उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूरब उत्तर में जो कह रहा है दोस्तों, उत्तर भारत में मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घट जाती है। जी हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर घट जाती है, यानी कि आप भारत के इस वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ की अपेक्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए बुंदेलखंड वगैरह में कम पानी बरसता है, तो पश्चिम की तरफ कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने अभ्युदय के जो 75 क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेगमेंट ठीक लगा होगा और एक आपकी अच्छी समझ बन चुकी होगी और सारे प्रश्नों की डिटेल में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस जवाब को भी सही करने की कोशिश करेंगे अगर कहीं से कोई त्रुटि हुई होगी तो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों मेहनत करते रहिए। अब तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी आ गए हैं दोस्तों, आगे की श्रृंखलाएं आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे से मिलेंगी। खूब मेहनत करते रहिए, पूरी टीम हमारी आपके साथ लगी रहती है, बहुत मेहनत करती है पूरी टीम। आप लोग भी उसके साथ जब हौसला अफजाई करते हैं, आप ऑनलाइन रहते हैं और अपनी बातों को कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए और संभव हो सके दोस्तों तो हम लोगों की इतनी मदद जरूर करते रहा करिए कि जितने भी ग्रुपों से आप लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर ये हमारे चैनल को जो है आप वहाँ तक दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे कि उनकी भी एक हेल्प हो सके और अच्छी तैयारी वो लोग भी कर सके। जो बच्चे बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या किन्हीं परिस्थितियों के कारण से वो पढ़ाई रेगुलर वे में नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी एक मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक वे से ही स्टेप प्रत्येक चैप्टर को शुरुआत से लेकर अंत तक हम लोग जो भी क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं उसमें भी, और जो भी कक्षाएं हमारी डिटेल की हैं वो भी एक सिस्टमेटिक वे से ही आप लोगों को मिल रही है। तो दोस्तों ऐसा ही अपना साथ और प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।